इसकी जो भी चीज़ें जैसे क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे और वाइटल्स हम पढ़ेंगे, है ना, उनके शेप्स पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी यूज इन द फ्यूचर, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल, तो आप नॉट श्योर कितना, क्वांटम नंबर तो फिर भी पूछ ही लेते हैं, शेप वे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ होती है स्कूल के काम के लिए, लेकिन जेई और जेई एडवांस मतलब मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नीट वीट में भी थोड़ा बहुत पूछते ही हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसमें लिखना, ये सबसे पहले हेडिंग डालना क्वांटम वे मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो क्वांटम मैकेनिक्स, उसके नीचे लिखो क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो तुमने अभी तक जो पढ़ा है अपने फिजिक्स में, या अभी जो आगे पढ़ोगे 11th में भी, पूरी 11th में तुम्हारी वो है ना, मैकेनिक्स ही तो है, काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स। तो उसमें जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, या तुमने v = u + at, या ये जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो भी कुछ ये सब कुछ पढ़ा है, ये तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो लिखो क्लासिकल मैकेनिक्स आर द लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स which are used to describe the motion of macroscopic objects, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैंने क्या बताया, मैक्रोस्कोपिक वो होगा जिसका सिग्निफिकेंट मास होगा, ठीक है। तो चीनी का एक दाना, सैंड का एक दाना, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंट मास है, तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गया, याद है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्लासिकल मैकेनिक्स में छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लगा दूं तो इट डज नॉट वर्क। तो लिखो when this classical mechanics is applied to describe the motion of microscopic particles, then ठीक है, then it fails because the microscopic particles also behave like a wave, ठीक है ना। microscopic particles also behave like a wave which classical mechanics does not take into account, because microscopic particles also behave like a wave, ठीक है, which classical mechanics does not take into account, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, टू डिस्क्राइब, अब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक नया मैकेनिक्स इजाद किया गया, जिस मैकेनिक्स को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया तुम्हारा। तो लिखो इसमें to describe the motion of microscopic particles, a new kind of physics or mechanics was invented, which took into account the dual character of matter, ठीक है। This mechanics was called quantum mechanics, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when this quantum mechanics was applied to macroscopic objects, it yielded the same results as क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें यूँ समझो कि जो पार्टिकल नेचर है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑलरेडी हम कंसिडर करते हैं, वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हमने से मतलब वो नेग्लिजिबल हो गया, तो इट वोंट बी टेकन इनटू, या इट वोंट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को लगाया गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, अ थियोरेटिकल साइंस, ये क्वांटम मैकेनिक्स अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या होता है तो उसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अ थियोरेटिकल साइंस that deals with the study of the motions of the microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like characteristics, ठीक है। तो characteristics, ठीक। ओके, नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल,
ठीक, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखो, फिर उसके बाद तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखवाते हैं, ठीक है। तो लिखो आफ्टर दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अब चाहे तो तुम हेडिंग डाल लेना ये, और उसके नीचे लिख लेना दोबारा से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिक्स लिखा, अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिख लेना, ठीक है। इसमें लिखो आफ्टर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, आफ्टर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल a new model was invented by Erwin Schrödinger, ठीक है, Schrödinger, अरविन श्रॉफ होता है ना, जैके श्रॉफ वाला, श्रॉ और डिंजर है ना, डिंजर कुछ बोलते हैं ना, डिंजर में, तो वैसे ही है, श्रॉ और डिंजर, ठीक, अरविन श्रोडिंजर, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सिर्फ अरविन श्रोडिंजर ने नहीं दिया था, बहुत लोगों ने दिया था, ठीक है। हर एक अलग अलग दिया था, जो हर एक के अलग अलग मॉडल्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और काइंड ऑफ उसमें डाली थी, लेकिन जो सबसे सटीक था वो अरविंद श्रोडिंजर का था। और देन देयर वाज दिस अनदर, तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अनदर साइंटिस्ट, ठीक है। तो वो कभी समय लगेगा, कभी क्लास में मिलोगे तो वो चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। और उसका क्या लेना देना है तुम्हारी वैदिक स्टडीज़ से, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कभी समय मिला तो, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अबाउट कि एवरीथिंग विल एग्जिस्ट, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, दिस इज आउट ऑफ दिस कोर्स, लेकिन बताने का बड़ा मन कर रहा है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, द रियलिटी दैट यू लिव इन एग्जिस्ट बिकॉज समथिंग और समबडी इज ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। इफ देर इज नो वन टू ऑब्जर्व, दैट थिंग विल नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, इट सीम्स वेरी, आई डोंट नो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, थोड़ा सा उड़ा हुआ से लगता है कि ये क्या मतलब हुआ, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिजिकली, दिस इज हाउ इट इज़। तो जो तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो उसका एक बेसिक टेनेट यही है जो मैंने अभी कहा, ठीक है। तो लाइक द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स बिकॉज देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारी एक कॉन्शियस, जिसको कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू डिफाइन आत्मा, ठीक है। तो आत्मा है, आत्मा का एक स्वरूप हम है, ठीक। और जो परमात्मा है दैट इज़ द सुपर सोल और द सुपर consciousness which is observing us, and that is how we exist. The moment that super consciousness stops observing us, we dissolve into non existence, ठीक है। जैसे बिग बैंग होता है, बिग बैंग में नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आती हैं सब चीज़ें, और वैसे ही एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस में सब चीज़ें चली जाती है। तो दिस इज अ साइकिल, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड देयर आर लाइक जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ईयर्स विच हैव ऑलरेडी पास्ड, ठीक है, बिफोर वी आर हियर। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस बता दिया, बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। हो सकता है तुम में से किसी एक का इंटरेस्ट स्पाइक हुआ हो। अरविंद श्रोडिंगर ने ये मॉडल दिया, इन्वेंटेड बाय अरविंद श्रोडिंगर, नोन एज द वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो उसको DBH लिखता हूँ शॉर्ट में, DBH, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड HUP, हप्पू सिंह आता है ना जो उसमें भाभी जी घर पे है ना, हप्पू सिंह, HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हप्पू सिंह को पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एनीवे, ठीक है। नाउ इसमें देखो, सिंस बोहर टुक ओनली पार्टिकल नेचर इनटू अकाउंट, while this model takes into account both the natures of matter, ठीक है। सो सिंस उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर लिया था, इसने दोनों नेचर लिए हैं, तो दिस इज एन अपग्रेडेशन या दिस इज अ मच मोर एनकम्पसिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो लिखो, दिस इज अ मच मोर एनकम्पसिंग, मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज थी मैटर की वो सब उसने अपने कंसिडरेशन में लिया और तब जाके मॉडल आया, ठीक है। तो लिखो, टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द नेचर्स ऑफ मैटर, हेंस दिस इज अ मोर एनकम्पसिंग मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा बहुत ऐसे लिख रहा हूँ इसको इस तरीके से कि बोर में क्या था, बोर में देखो भाई, बोर मॉडल में क्या था, पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किया था उसने, पार्टिकल नेचर, तो उसकी वजह से क्या था, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट था, ठीक है, उसका रेडियस भी फिक्स था, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स थी, उसकी एनर्जी भी फिक्स थी, ठीक है जी। ये सब चीज़ें लिख लो, गॉट इट। और इस, ठीक है, ये चीज़ लिखा, ठीक है। नाउ लिखो WMM या QMM, जो तुम, मैं तो QMM बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वांटम, ठीक है। क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है और लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज भी है यहाँ पर, अमेजिंग, ठीक है। क्वांटम का मतलब कोई पूछ ले उनसे तो उनको ये ना पता हो, बट देन अगेन दे आर क्वांटम्स, एनीवे, ठीक। प्रोबेबिलिस्टिक, अब ये लिखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखो भाई, पार्टिकल नेचर नहीं है उसका, दोनों नेचर है, तो फिक्स ऑर्बिट तो नहीं हो सकता, फिक्स ऑर्बिट नहीं है तो हम उसका पाथ कैसे बताएंगे, पाथ भी नहीं बता सकते,
तो हम प्रोबेबिलिटीज़ में बात करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे ये वाला कोई, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड कोई जैसे स्फेरिकल स्पेस है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करा जा सकता है, तो तुम बोलोगे हाँ भाई इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। लाइक दिस इज द वे वी विल टॉक। तो लिखो WMM इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। कभी ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन यहीं है, इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। नेक्स्ट लिखो टेक्स रेंजेस ऑफ पोजिशन, takes ranges of position as to describe ranges of position to describe the position of an electron. So takes ranges of position to describe the position of an electron around the nucleus because takes ranges of positions to describe the position of an electron around the nucleus because electron behaves both like wave and particle, पार्टिकल, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी। और थर्ड लिखो probability of finding, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, probability of finding an electron around the nucleus is probability of finding an electron around the nucleus is never zero except for nodes and nodal planes। ब्रैकेट में लिख लेना है अभी, चलो ठीक है, ऐसे लिख लो nodes and nodal planes, अभी बताऊंगा नोड एंड नोडल प्लेन क्या होता है। nodes and nodal planes को अंडरलाइन कर देना, nodes and nodal plane को, ठीक है जी, ठीक है, ओके। नाउ ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से लिखो, ठीक। ये नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना। इसमें लिखो इन दिस मॉडल Schrödinger assumed electron as a 3D wave. In this model Schrödinger assumed electron as a 3D wave. Schrödinger assumed electron as a 3D wave which is present in the positive field of an nucleus. Because positive field of the nucleus, not an nucleus, the nucleus. ये समझो कि भाई ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पॉजिटिव फील्ड होगा हर जगह। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक वेव है, 3D वेव है, 3 डायमेंशनल वेव है, एक 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल वेव है, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेव विच इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ही डिराइव्ड एन इक्वेशन which describes the wave motion of an electron, and the nucleus या around the nucleus लिखो, not and the nucleus, around the nucleus, wave motion of an electron around the nucleus known as Schrodinger's wave equation, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो मैं लिख रहा हूँ बस उसको देखते चले जाओ कि ये लिखा क्या जा रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो तुमने पहली बार तुम देख रहे होगे, तो कोई बात नहीं। ये उल्टा 6 है भाई, ठीक है, ये उल्टा 6 है, ध्यान से देखो, है ना, यह ठा से ठठेरा दिख रहा है, गॉट इट। तो इसको हम कहते हैं डेल, ठीक है जी। h² e - v = 0, ठीक है जी। ये e = 0 सही है, यहाँ सही है, ठीक है। दिस इज दी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन या श्रोडिंजर इक्वेशन लिख लो इसको बस। SC आता भाई यहाँ पे, श्रोडिंजर। कौन है डिंजर में? श्रो, जैकी श्रॉफ डिंजर में, ठीक है, श्रोडिंजर इक्वेशन। गॉट इट, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे पहले एक चीज़ समझो, साई जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं PSI, साई, ठीक है ना। साई नाथ तेरे हज़ारों हाथ, है ना, जैसे शिरडी के साई बाबा, वैसे ही ये साई है, ये साई बाबा हैं तुम्हारे, ठीक है। ये साई बाबा का मतलब है जैसे यू है उसमें से यू, तो ये दिख रहा है कि त्रिशूल है,
मतलब साई भी है और शिव जी का त्रिशूल भी है, तो शायद अब याद रहे। ठीक है, तो साई इज़ दी वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है, मैथमेटिकल फंक्शन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट फॉर द टाइमिंग राइट, इट इज़ अ वेव फंक्शन। ठीक, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन होगी, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन है, ये तो 3 डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई, ये डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये एक फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में होगा। इसका मैं अगर डबल डेरिवेटिव ले लूँ, हालांकि तुमने अभी तक डेरिवेटिव शायद ना पढ़ा हो, इसलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन नाम का एक तुम्हारे पास चैप्टर आता है मैथ्स में। ठीक है, उसको जब समझोगे तब तुम्हें इस पर्टिकुलर पार्ट का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, या अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अगर मैं लिखता हूँ डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसी को ऐसा कर देता हूँ तो मैं इसको फर्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, सेकंड। तो ये तुम लिख लेना भाई, दोनों चीज़ें लिख लेना। ये इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये क्लियर हो गया। ठीक, ये चीज़ होगी। यहाँ पर ई क्या है, ई इज़ योर टोटल एनर्जी, मतलब जो टोटल क्वांटाइज एनर्जी है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की वो। वी इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता ही चल जाएगी। अच्छा, 8 पाई स्क्वायर एम, 8 और पाई तो तुमको पता ही है। एच तुम्हारा क्या है यहाँ पे, वही प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच भैया हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक भैया मतलब बहुत ही तगड़े, एकदम मचाओ भैया थे वो। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो ई वी हो गया, साई हो गया, ब्ला 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 हो गया भाई, खत्म हो गया। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें तुम्हें मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या होता है, ई तुम्हें पता है, एच तुम्हें ये सब चीज़ें पता है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, ये इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन के बाद लिखना दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल दो सिस्टम्स। This equation is applicable to all those systems whose energy does not change with time. Example के तौर पे atoms and molecules, not nucleus, molecules. ठीक है, atoms and molecules तुमने देख लिया सारा का सारा। ठीक, तो इसमें अगर ध्यान से देखो, द ओनली अननोन्स, देखो ये भी पता है, ये भी पता है। अच्छा, एम ई तो लिखा नहीं मैंने, एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम ई जो यहाँ पे दिया है इसलिए मैंने एम ई लिख दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गई जी। ठीक, तो इसमें लिखना द ओनली अननोन्स आर ई एंड साई। द ओनली अननोन्स इन दिस इक्वेशन आर ई एंड साई। द ओनली अननोन्स इन दिस इक्वेशन आर ई एंड साई। अब साई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साई। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साई क्या है, मैंने क्या बताया था, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, इट्स अ 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल फंक्शन। इसका और ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसमें लिखो साई। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई करके लिखना है इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ साई करके हेडिंग डालना, पहला पॉइंट लिखना, सिग्निफिकेंस ऑफ साई। इट इज़ अ वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, या इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन, ऐसे लिखो, इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन। It's a 3-dimensional wave function in terms of x, y and z। 2 मिनट बैठ रहा हूँ भाई, बैठ के डिक्टेट कर रहा हूँ मैं। It is a 3-dimensional wave function in terms of x, y and z। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, this function should be finite, continuous and differentiable। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, it can also be seen as, थर्ड लिखना, it can also be seen as the amplitude of the electron 3D electron wave। it can also be seen as the amplitude of the 3-dimensional electron wave, 3D electron wave। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखना, इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, इट इज जस्ट अ 3-dimensional फंक्शन विच डिफाइंस अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसको फुल स्टॉप लिखो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तुमको, वो क्या है उसको लिखो। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में शायद मैं थोड़ा भूल गया।
देखो इसको, इसमें पहली चीज़ ये है कि हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया, जैसे बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया गया था, वैसे ही ये मॉडल भी हाइड्रोजन के लिए ही डिफाइन किया गया, ठीक है। तो लिखो इट वॉज डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन एटम, इट वॉज डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड was able to describe it completely, and it was defined for hydrogen atom and was able to describe it completely, ठीक है जी, ये लिख लिया, ठीक है। फॉर अदर एटम्स, फॉर अदर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली, इट कैन नॉट, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी थी इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली, ये पॉइंट लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, हालांकि कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेके हम हर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना, बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन एंड कैलकुलेशंस यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर्स this equation can be solved for मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एज वेल। तो जो श्रोडिंगर ने दी थी इक्वेशन वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, सॉल्वेबल नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वी हैव अदर मीन्स टू डू हायर एंड टफर कैलकुलेशंस, तो अब ये यूजफुल है। हालांकि एग्जैक्टली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है, उससे थोड़ा सा और भी है, मतलब व्हाट आई हैड हर्ड, मैंने तो अभी तक इक्वेशन भी नहीं देखी, व्हाट आई हैड हर्ड फ्रॉम माई टीचर्स वाज कि उसमें 28 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो वो तो मैं वहीं रुक गया था, मतलब 28 डिफरेंट टर्म्स है, तो अपने को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, गॉट इट, ओके। तो अब इसमें नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ साई मॉड स्क्वायर। देखो साई तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर मैं इसके मॉड का स्क्वायर ले लूँ तो ये हमें बहुत कुछ बताता है। तो उसमें लिखो significance of psi mod square, significance of psi mod square, तो लिखो इसको, it has physical significance and tells us ये कह लो कि it is a probability factor, it has physical significance and is a probability factor। ये probability factor क्या है, it defines, लिखो इसमें it defines या psi square at a point, लिखो next point लिखना इसको, psi square at a point या psi mod square at a point describes, psi mod square at a point describes the probability density, psi mod square at a point describes the probability density of finding an electron at that point, ठीक है, probability density of finding an electron at that point, ठीक है। next point लिखो, if the probability of finding an electron, या इससे पहले एक मिनट इसको कट करो, इससे पहले एक चीज़ लिख लो कि psi mod square varies as we move in different regions, psi mod square varies as we moved in different regions around the nucleus, है ना। मैंने क्या कहा कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करता है या उसको बताता है एट अ पॉइंट। तो जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारा एक एटम हो गया, मतलब एक स्फेरिकल स्पेस अराउंड दी एटम हो गया, तो मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं साई मॉड का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा साई मॉड स्क्वायर, दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट, ठीक। अच्छा, अगर बहुत ही जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो साई स्क्वायर है ना, ये साई मॉड स्क्वायर, ये इस पॉइंट के लिए अलग होगा, इस पॉइंट के लिए अलग होगा, इस पॉइंट के लिए अलग होगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इन अ पर्टिकुलर लाइक वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम, जैसे मान लो एक बहुत ही थिन हॉलो स्फीयर की मैं बात करता हूँ, मान लो, ठीक है, इस हॉलो स्फीयर में, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, बट इस हॉलो स्फीयर में वी कैन से कि द साई मॉड स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखो, इन अ स्मॉल वॉल्यूम element psi mod square can be assumed to be constant, let's say कि जो इसकी वॉल्यूम है, ये जो हमने एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम, थिन हॉलो स्फीयर लिया था, इसकी जो वॉल्यूम है लेट्स से वो dV है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ,
प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल वॉल्यूम, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अभी मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहा था साई मॉड स्क्वायर, अब मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल रीजन इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू डीवी, साई स्क्वायर इंटू डीवी। ठीक है, साई मॉड स्क्वायर इंटू डीवी, नॉट साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर इंटू डीवी। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो डी पी मान लेते हैं, डी पी इज इक्वल टू साई मॉड का स्क्वायर इंटू डी वी। अगर मैं इसको पूरे के पूरे वॉल्यूम के लिए, जितनी भी वॉल्यूम है उसके लिए मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक करके मैं इसको इन्फिनिटी या किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, जैसे मान लो इस पॉइंट से, न्यूक्लियस से लेकर इस पॉइंट तक, मान लो ये है ना, यहाँ तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये जो रीजन है जिसको मैं अभी रेड से या सॉरी ब्लू से कर देते हैं, ब्लू से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ये, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी डूइंग दिस। क्लियर होगी बात, ये लिख लो। ठीक है, ये चीज़ लिखी, एक सेकंड यार, ठीक, इसमें लिख लो, ये चीज़ लिख ली ना। इसके बाद लिख लो नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। नोड क्या हुआ, नोड जहां पर साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर 0 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0। ठीक है, तो लिखो इसमें नोड, नोड पॉइंट एट विच साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, probability, sorry, point at which psi mod square is equals to 0, the probability density, the probability, that is the probability density of finding an electron, that is the probability density of finding an electron at that point is a 0, the probability density of finding an electron at that point is 0। एक चीज़ होती है नोड और दूसरी एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट होती है एंटी नोड। अब यहाँ पे तुम ये मत कहना कि साई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, साई स्क्वायर 1 हो गया मतलब उसका कंप्लीटली पार्टिकल कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है, मतलब वहीं पे मिलेगा, वहीं पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर होगा। तो ये तो बोर मॉडल हो गया ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे साई मॉड स्क्वायर इज मैक्सिमम किसी पॉइंट पे, ये ध्यान रखना। तो लिखो पॉइंट एट विच साई मॉड स्क्वायर इज मैक्सिमम, साई मॉड स्क्वायर इज मैक्सिमम, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो नोड्स एंड एंटी नोड्स सब हो गए, सॉरी यार, ओके। एक चीज़ और लिख लेना पॉइंट कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे इसमें भी, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होंगे। तो लिख लेना एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आर क्वांटाइज्ड। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ तो वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हम क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं एनर्जी के लिए, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेव कैरेक्टर है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सबशेल्स क्या होते हैं। ठीक है, शेल्स याद होगा तुम्हें, हमने बात करी थी ऑर्बिट्स की, और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ उन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके शेल्स हैं। शेल समझते हो कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर इसके अराउंड ऐसा है ना, तो ऐसे स्फीयर आते रहे। ये क्या है, के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है, के एल एम एन, इस तरीके से, और बाकी ओ पी जी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी जो भी है वो सब यहाँ आ जाएंगे। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ शेल। ठीक, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने देखा, अच्छा बोर्स मॉडल में क्या था, ये शेल सिर्फ एक ही चीज़ से बना है और इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एनर्जी लेवल है तो वो सीधे एल है। ऐसा था, ये था ना बोर मॉडल में कि भाई इसका ये एक एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये एक एनर्जी लेवल है, फिर उसका ये है, फिर उसका ये। ठीक, हाइड्रोजन के लिए तो हाई ट्रू होता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए क्या होता है, ये जो शेल होता है इसके अंदर भी कुछ सब शेल्स होते हैं, मतलब सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पता चला कि सब एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो सब शेल्स होते हैं ये ऑर्बिटल्स से मिलकर बने होते हैं। ये जो सब शेल्स होते हैं ये ऑर्बिटल्स से मिलकर बने होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वास करते हैं। ठीक है जी,
तो इसको अगर तुम्हें समझना है, मैं बैठ जाऊँ जरा, बैठ के समझाता हूँ इसको। अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई रुड़की में कोई कहाँ रहता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि रुड़की में कोई कहाँ रहता है, तो सबसे पहले क्या बताएगा भाई कोई? यही तो बताएगा ना, लोकेलिटी क्या है, मोहल्ला क्या है ना, किस कॉलोनी में रहता है। ये तो कॉलोनी को समझ लो शेल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा कि उस कॉलोनी में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या, या कॉलोनी या मोहल्ले में कि उसका मकान नंबर क्या है ना, तो मकान नंबर बताना पड़ेगा। तो अब उस कॉलोनी में भी बहुत डिफरेंट मकान है, तो इसका मतलब उस शेल के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, सब एनर्जी लेवल्स है, सब शेल्स हैं, ठीक है। तो उन मकानों को सब शेल समझो, ठीक। अच्छा जी, अब उस मकान में भी भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सिंगल रूम सेट होंगे, मान लो कुछ डबल रूम सेट भी है, ट्रिपल रूम सेट भी है, तो उसमें रूम्स भी तो होंगे ना। तो वो जो रूम्स है उसके अंदर, शेल के अंदर या घर के अंदर रूम्स है, तो रूम्स क्या हुए तुम्हारे ऑर्बिटल्स हुए, क्योंकि उन रूम से मिलके ही तुम्हारा मकान बनेगा और उन मकानों से मिलके तुम्हारी लोकेलिटी बनेगी, है ना। तो लोकेलिटी इज योर, या मोहल्ला इज योर शेल, जो मकान है इज योर सब शेल, और जो मकान का कमरा है वो यार, तो दैट इज योर ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब उस कमरे के अंदर तुम, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 लेवल्स होते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस तुम्हें थोड़े समय बाद पता चलेगी जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो शेल्स क्या होंगे? शेल्स तुम्हारा लोकेलिटी हो गई, अगर मैं जो तुम्हें एनालॉजी दी थी, तो लोकेलिटी होगी। सब शेल क्या होगा तुम्हारा? हाउस हो गया, या हाउस नंबर जो भी तुम कहना चाहते हो। और ऑर्बिटल्स क्या हो गए तुम्हारे? रूम्स हो गए। और उन रूम्स के अंदर कौन रहता है? तुम, मतलब इस ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से इनको याद कर लेना। ये 4 लेवल्स हो गए, बट इनफैक्ट 3 लेवल्स हो गए, तीसरा लेवल पे तुम रहते हो, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ओके जी, तो लिखो ये शेल्स के लिखना एनर्जी लेवल्स, ठीक है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल शेल्स के साथ में प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, तो उसमें लिखो द एनर्जी लेवल्स एज डिफाइंड इन द एनर्जी लेवल्स और शेल्स एज डिफाइंड इन द बोर्स मॉडल, एज डिफाइंड इन द बोर्स मॉडल, ठीक है। द बोर्स मॉडल, ये इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बोर मॉडल वाला एनर्जी लेवल है। इसमें साथ में एक चीज़ और लिख लो जो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ में, मतलब कांस्टेंट होती है, ठीक है। दीज एनर्जी लेवल्स आर कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स, और इनके एग्जांपल लिख लेना KLMN, ठीक है। या 1 2 3 4, इसमें K के करस्पॉन्डिंग जो शेल होगा वो फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक। इतना लिख लो, गॉट इट, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स, ठीक है। इसमें लिखो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के लिए तो जो यहाँ पे बनाया है यही ट्रू है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की मैं बात करूँ तब ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा? तो वही बोल रहा हूँ, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, as number of electrons in an atom increases the splitting of these energy levels takes place, splitting of these energy levels takes place। अब ये एनर्जी लेवल्स स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट कर गए तो क्या होगा? एक से ज़्यादा, भाई है तो उसी शेल का, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा सब शेल्स आ चुके हैं उसमें, ठीक है। लिख लो एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स आ चुके हैं जिनको हम सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom increases, the energy shells split further into smaller sub energy levels, hence smaller sub energy levels, hence sub shells या sub energy levels are obtained या इन पैदा हो जाते हैं, they are born, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना लिखना है कि K में एक सबशेल होता है, L में 3, M में 5 और N में 7, ठीक है। क्लियर होगी बात? पहली चीज़ तो ये लिखनी है। दूसरी कि सबशेल होते कौन कौन से हैं, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F, इसके बाद G और H ये सब भी होते हैं, लेकिन इनकी कोई हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इन चारों की बात करना। तो लिखो एक इसी में सबशेल में पॉइंट लिखो, एनर्जी लेवल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, सब शेल्स। बेसिकली हम सब एनर्जी लेवल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर शेल के अलग अलग नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, ठीक है। लिखो K शेल हैज़ वन सबशेल, K शेल हैज़ वन सबशेल, K शेल हैज़ वन सबशेल,
एक सेकेंड रुको, K में 1 होता है, 2 में 2 होते हैं, 3 में 3 होते हैं, 4 में 4, ठीक है, क्लियर है। कहाँ क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो एवरी एनर्जी शेल, सॉरी एनर्जी लेवल हैज़ डिफरेंट सब एनर्जी लेवल्स, या एवरी शेल हैज़ डिफरेंट सब शेल्स, ठीक है। K हैज़ 1 सब शेल, L हैज़ 2 सब शेल, M N इस तरीके से लिख लो यार, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सब शेल, ठीक है। और लिखो टाइप, इसी में लिख लेना टाइप्स ऑफ सब शेल, टाइप्स ऑफ सब शेल S P D F G H, इस तरीके से लिख लेना S P D F G H, जिसमें से ये 4 हमारे जानने योग्य हैं। ऐसे इसको मार्क कर लेना, इसकी बात हम अभी करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक। नेक्स्ट लिखो ऑर्बिटल्स लिखो ईच सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, ईच सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू, these orbitals belonging to different subshells, these orbitals belonging to different subshells have equal energy। जैसे ये S सबशेल है, S सबशेल में जितने भी सब ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी, P में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सेम होगी, इसमें जितने होंगे उनकी सेम होगी, इसमें जितने होंगे उनकी सेम होगी। तो F के जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सेम होगी, लेकिन F के ऑर्बिटल्स और D के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो लिखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जी बट energies of different subshells, sorry, different energies of different orbitals of different subshells, energies of different orbitals of different subshells is different, ठीक है, equal नहीं होगी, ठीक। और लास्ट लाइन लिख लेना ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल विद इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स जैसे इसके P के अंदर के ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल विद इक्वल एनर्जी, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूँ, आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। अब क्योंकि ऑर्बिटल्स हम जान चुके हैं, मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में हम जान चुके हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि ऑर्बिटल है क्या। देखो जैसे इसको यूँ समझो, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पिक्टोरियली तुम्हें ये चीज़ समझ में आए। जैसे अगर मैं ऑर्बिटल बनाना चाहूँ तो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो जैसे ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ब्लैक से, और मैं इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ पार्टिकल, इट्स बिहेविंग लाइक अ वेव, तो मैं इसके अराउंड एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे उसकी घनत्व जो है, जो डेंसिटी है उसकी, वो जैसे जैसे हम दूर दूर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो उससे ठीक है, ऐसे दूर दूर जाते जा रहे हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है, ये जो डॉट्स की डेंसिटी है वो घटती जा रही है, ठीक है, तो घटती जा रही है। यहाँ पे ना ये डॉट्स की जगह थोड़े डैश डैश भी दिख रहे होंगे, ये मेरे बनाने का प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली में डैश नहीं है, डॉट्स है, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे तुमने देखा, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ एक स्पेस बना दूँ, ये स्पेस बना दूँ, ऐसे ये स्पेस बना दूँ, हालांकि ये सॉलिड बाउंड्री नहीं है जो मैंने बनाई है, सॉलिड नहीं है, लेकिन अगर मैं ये स्पेस बना दूँ तो इस स्पेस में मोस्टली तुम देखोगे कि जो डेंसिटी है इन डॉट्स की वो बहुत ज़्यादा है ना, और इस एरिया में मतलब जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है दैट रिप्रेजेंट्स हायर द डेंसिटी मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन देयर। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ ज़्यादा है और बाकी जगह पे थोड़ी कम है जहाँ पे डेंसिटी कम है। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं ये एरिया बना, सॉरी एरिया नहीं है, ये स्पेस है, वॉल्यूम है, अगर ये मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ स्फेरिकल, ठीक, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, अराउंड 90% है ऑफ टोटल जितनी भी है ना, उसकी 90% अगर इसके अंदर है तो मैं कहूँगा ये जो शेप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या 90% के आसपास है, उस स्पेस, उस रीजन, उस वॉल्यूम को मैं कहूँगा ऑर्बिटल। गॉट दिस? होपफुली यू गॉट दिस। तो लिखो ऑर्बिटल्स आर, या ऑर्बिटल इज, लिखो ऑर्बिटल इज द स्पेस, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस
in which the probability of finding an electron is maximum is called an orbital. द प्रोबेबिलिटी, द टोटल प्रोबेबिलिटी, भाई ये जो स्पेस है ना, रीजन, वॉल्यूम है, जो स्फेरिकल वॉल्यूम है, इसके अंदर 90 से 95% चांसेस है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना. 100 टाइम अगर तुम चेक करोगे तो उसमें से 90 से 95 टाइम तुमको इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर मिलेगा, बाकी टाइम बाहर मिल सकता है. ठीक है, तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस वॉल्यूम और रीजन इज 90 to 95%. इज 90 to 95%. ठीक है, नेक्स्ट लिखो 90 to 95. देखो भाई, ये जो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी बात करी, हालांकि क्या है, ऑर्बिटल जो है वो देखो, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस कभी जीरो नहीं होती है ना, कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ हमेशा होगी, चाहे बहुत छोटी क्यों ना होगी. तो अगर मुझे इसका 100% चाहिए होगा तो 100% के लिए तो इसकी वॉल्यूम मेरे को बहुत बढ़ानी पड़ेगी ना, है ना. अगर यहाँ कहीं पे भी मैं इसको इतना बड़ा स्फीयर भी बना दूँ तो भी 100% नहीं आएगी, हो सकता है 97% आ जाए. ठीक, तो ये अननेसेसरी हम इसको बढ़ा रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 95% 95% के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है, जो इस रीजन में है, तो हम कहते हैं यही रीजन हमारा ऑर्बिटल है. और जो इसका ये जो डायग्राम होता है जिसमें लाइक एक सॉलिड सा स्फीयर हम दिखा देते हैं, दैट स्फीयर इज कॉल्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम. तुम्हारे एनसीईआरटी में इसलिए लिखवा रहा हूँ, लिखो. ठीक है, द 3-dimensional shape, लिखो द 3-dimensional shape in which the probability, देखो भाई ऑर्बिटल और बाउंड्री सरफेस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, बस ऑर्बिटल क्या है, एक रीजन के तरीके से बताया मैंने, और अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम को मैं एक शेप के जैसे बता रहा हूँ. ठीक है, तो बाउंड्री द शेप अभी क्या बोल रहा था बाउंड्री सरफेस डायग्राम के लिए मैं. ठीक है, द शेप ऑफ द रीजन in which the probability of finding an electron is 90 to 95%. ठीक है, is 90 to 95% is called your boundary surface diagram, BSD. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी में 90% लिखा है, मैं 90 to 95% बोल रहा हूँ बिकॉज दैट इज हाउ इट इज. इन एनसीईआरटी वालों को क्या बताऊँ मैं. एनीवे, ठीक, तो कहाँ थे हम, राइट. तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें ऑर्बिटल्स में. ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन पाथ या फिक्स्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल कभी भी फिक्स पाथ नहीं बता रहे भाई, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इट इज मूविंग लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव. तो ये ऐसी रैंडम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साथ मूवमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, किसी भी बिल्कुल मनचला आदमी है, मतलब कहीं भी जा रहा है. ठीक, तो ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, comma, they rather define the probability of finding an electron in those regions. They rather define the probability of finding an electron in various regions, in various regions. मान लो वो इस इतने से स्फीयर में बोल रहा है, या इतने से स्फीयर में बोल रहा है, या इतने से स्फीयर में बोल रहा है, तो ऑर्बिटल उस प्रोबेबिलिटी को बताएगा. गॉट इट. ठीक है, तो जहाँ पर ये घना है, डेंसिटी हाई है, ठीक है, इसमें लिखो हाई डेंसिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. और यहाँ क्या है, लो डेंसिटी, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी. और एक लास्ट चीज़ लिख लेना, द फार्दर यू गो फ्रॉम द न्यूक्लियस, द लोअर द probability of finding the electron, the lower the probability of finding the electron. क्लियर होगी भाई बात ये. अच्छा जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंसेस. ठीक है, 5-7 डिफरेंस है, वो सारे के सारे लिख लो. एक तरफ ऑर्बिट बना देना और एक तरफ ऑर्बिटल लिख देना, मतलब इस तरीके से एक टेबल बना लो जिसमें 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ऑर्बिट में लिखो एन orbit is a well defined region, well defined circular path around the nucleus in which the electron
revolves in an atom. ठीक है, यहां पे क्या होगा लिखो इसमें, it is a 3D space, orbital is a 3D space in which the probability of finding an electron is maximum, ब्रैकेट में लिखना अराउंड 90 to 95%. ठीक है, 3D space probability maximum 90 to 95%. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. सेकेंड पॉइंट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर देखो इस किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैं वो बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं किसी ऑर्बिट में रख सकता हूं तो 2n² होता है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2n². n क्या है यहाँ पे, उसका ऑर्बिट नंबर. अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n = 1 है, 2 हो गया. सेकेंड ऑर्बिट है तो n = 2 है, तो 2 2 2 2 का क्यूब 8. ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, दैट इज 2, ऑलवेज 2, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट लिखो, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, 2D मोशन होगा. तो लिख लो, क्योंकि भाई जो उसका सर्कल है, सर्कल तो 2D शेप होता है ना, 2D फिगर होता है, तो इसका जो मोशन भी होगा 2 डायमेंशनल होगा. तो लिखो इट हैज़ 2 डायमेंशनल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, 2 डायमेंशनल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा, सिंपल ही है. ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन इन द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इन द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस. चौथा लिखो, ये जो इसका जो पाथ है वो फिक्स है, सर्कुलर है. लिखो फिक्स्ड सर्कुलर. इसका जो शेप यूँ कह लो, शेप इज फिक्स्ड एंड सर्कुलर. भाई जितने भी होंगे, जितने भी गोले बनाए हमने सारे, मतलब जितने भी शेल्स बनाए सारे के सारे, या जितने भी एनर्जी लेवल्स बनाए सारे गोले तो बनाए थे. ठीक है, सर्कुलर होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होंगे. शेप्स आर डिफरेंट, शेप्स ऑफ द फिगर्स आर, या सॉरी शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट. एस के लिए क्या होता है, स्फेरिकल होता है. ठीक है जी. पी मैं बता चुका हूँ, पी अभी. ठीक है, पी के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होगा, एस हो गया स्फेरिकल. पी के लिए डम्ब बेल, अभी बनवाऊंगा इसको, डम्ब बेल. ठीक है, डी के लिए डबल डम्बेल. ठीक है, डबल डम्बेल. एफ के लिए क्या होता है, देखो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे कोर्स में भी नहीं है तो अपन उसको बताएंगे भी नहीं, कोई इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे. अब इसको बोलो लीफ शेप्ड, इतना समझ लो बस इसको अभी के लिए, लीफ शेप्ड या लीफ लाइक. ठीक है. फिफ्थ लिखो, दे आर नॉन डायरेक्शनल. ये जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं. ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हेंस दे कैन नॉट. नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जैसे, चलो अभी जब इसको बताऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा नॉन डायरेक्शनल का मतलब. नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हेंस दे कैन नॉट डिसाइड दी ज्योमेट्री, हेंस दे कैन नॉट डिसाइड दी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, हेंस दे कैन नॉट डिफाइन दी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. और ये ऑर्बिटल के केस में लिखना डायरेक्शनल इन नेचर, इसके केस में लिखना डायरेक्शनल इन नेचर, हेंस define the shape of the molecule, shape of the, या geometry of the molecule, not shape, geometry of the molecule. Last लिखो, this is inconsistent with DBH, this is inconsistent with DBH, it is inconsistent with DBH, de Broglie hypothesis, and HUP, Heisenberg uncertainty principle, and that is consistent with it. ये inconsistent होता है, वो consistent होता है. Got it? और last point है, second last point है, the precise description of this path is not according to HUP, is not according, हालांकि जो मैंने भी पॉइंट बोला वही बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक और पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ, is not according to HUP. और इसके लिए लिखना to define the electron and its energy, to define an electron and its energy, quantum number, a set of quantum numbers, a set of 4 quantum numbers, a set of 4 quantum, या unique set लिख लेना, a unique set of 4 quantum numbers is defined या is given by a set of, a unique set of 4 quantum numbers for each electron is given by the QMM
as the solution, given by the QMM as the solution of Schrödinger equation, as the solution of Schrödinger equation. और लास्ट लिखो, their existence could never be demonstrated, इनकी existence कभी demonstrate नहीं हो पाई, but इनकी existence demonstrate हो चुकी है. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाई, इनकी एग्जिस्टेंस डेमोन्स्ट्रेट होती है, और जो साई स्क्वायर होता है वो इसका शेप वेप सब देता है. गॉट इट. अब लास्ट चीज़ लिखते हैं, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स और या एस सब शेल्स. ठीक है, तो लिखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है जी, लिखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ये लास्ट है तुम्हारा. होप ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, बट मैं जल्दी जल्दी से इसको कराता हूँ 10-1 मिनट में. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल. ठीक है, हमने सब शेल बोले थे, जबकि तो यूँ समझो, जब मैं ऑर्बिटल की बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा. तो लिखो यहाँ पे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है जी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. फर्स्ट इज एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल क्या हुआ? ठीक है, एस ऑर्बिटल क्या हुआ? पहली चीज लिखो इसके बारे में, ऑर्बिटल ऑफ द एस सब शेल, ऑर्बिटल ऑफ द एस सब शेल. ठीक है, पहली चीज लिखो. सेकंड चीज लिखो, एस सब शेल, एस स्मॉल एस होता है, बड़ा एस नहीं होता, स्मॉल एस होता है. एस सब शेल हैज़, या इस तरीके लिख लो, एस सब शेल हैज़ 1 ऑर्बिटल, 1 एस ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल भी बोलते हैं लोग इसको, इस तरीके से डिफाइन कर लिखते हैं इसको, इस तरीके से डब्बा सा बना दो, एक चकोर सा. दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर. ठीक है, क्लियर होगी बात. इसमें लिखो, इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप, hence non-directional. It is spherical in shape, sorry, not space. It is spherical in shape, hence non-directional, hence non-directional. ठीक है, तो spherical shape का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, इस तरीके से होगा. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम देखो तो probability of finding an electron is the same, तो इसलिए non-directional हो गया. तो लिखो, hence non-directional, that is probability of finding an electron, that is probability of finding an electron is the same in all directions, is the same in all direction, hence the probability of finding an electron is the same in all directions. ठीक है, next लिखो, they do not contain any angular nodes. ये जो angular nodes बोल रहा हूँ ये बाद में समझाऊंगा. ठीक है, ये क्लियर होगी बात. इसका शेप ऐसा होगा जी. गॉट इट. ठीक, अब पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं भाई. पी ऑर्बिटल जो है आपका, ठीक है, वो पी सब शेल में होता है. क्लियर. और पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे. क्लियर होगी बात. तो पहले तो ये लिखना है, ये लिखना है जी, लिखो. फिर देखा, फिर आगे एक इसमें लिखो, ये लिख लिया भाई, पी ऑर्बिटल है, इज इन दी पी सब शेल एंड हैज़ 3 पी ऑर्बिटल्स. क्या है, इसे डब्बे के जैसे. और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ये पी जो है ना, ये छोटा वाला पी है, ध्यान रखना. ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. गॉट इट. इसमें लिखो, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डम्बेल लाइक, द शेप इज डम्बेल लाइक. डम्बेल समझते हो ना? कोई है तुम्हारे उसमें बॉडी बिल्डर या कभी किसी को देखा हो तो एक लाइक ऐसा गोला सा होता है, 2 गोले होते हैं, एक छोटी डंडी से जुड़ा होता है ना, ऐसे बॉडी बिल्डिंग के काम आता है. तो उसी तरीके का होता है. यूँ समझो, इस तरीके का कुछ समझ में आएगा तुमको. इस तरीके का कुछ होता है, ये 2 ऐसे गोले से इक्वल से तुमने मिला दिया. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे ऑर्बिटल. अभी मैंने क्या कहा कि ये पी एक्स 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. इसका मतलब क्या हुआ? ये समझो, ये अच्छा, इसमें जो मैंने बनाए थे ना, ये ऐसे बनाया था मैंने, ये. तो मैं अगर इसको x कहता हूँ, इसको y कहता हूँ, इसको z कहता हूँ. ठीक है जी. तो स्फीयर जो था वो ऐसे ही था, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते थे. चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, x इसको कह लो, y इसको कह लो और z इसको कह लो. ठीक है, इस ये कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं अपन, x, y और z. ठीक है, सेम वे मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ. ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया. ठीक है, तो क्लियर हो गया. ये x, ये y और ये z. ठीक, तुमने देखा कि ये जो है ये पूरा x एक्सिस पे ही है, y एक्सिस पे नहीं है, ना z एक्सिस पे है, x एक्सिस पे लेटा हुआ है. तो इसलिए इसको कहते हैं px. अगर यही चीज़ मैं y एक्सिस पे लिटा दूं इसको, अगर मैं इसको y एक्सिस पे लिटा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? py. और यही चीज़ अगर मैं इसके साथ में कर दूं z एक्सिस पे,
ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। तो और यही दोनों गोले से मैं यहाँ लिटा दूँ इस पे, तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, PZ, ठीक है जी। इसको तुम तो चाहे ऐसे ऐसे करके गोला पूरा ऐसा कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो भाई, एज इट इज़ अप टू यू भाई। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना अलग अलग शेप के, तो ज़रूरी नहीं कि अलग अलग शेप है। अगर सेम, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेम सब शेल के होंगे तो एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा, ये ध्यान रखना। चाहे तो तुम अभी लिख लो इसको एज अ पॉइंट, ठीक है जी, क्लियर है। इसको हम अभी आगे भी देखेंगे, एनर्जीज और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। क्वांटम नंबर पे आएंगे तो तब मैं दोबारा रिविजिट करूँगा इसको, ठीक है जी। एक्सेप्ट फॉर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब चीज़ों की। अब हम बात करते हैं डी की, ठीक है जी। डी जो तुम्हारा है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो है तुम्हारा वो होता है डी सब शेल में, पहली बात। और डी सब शेल में मैं बता चुका हूँ कि 5। अब तुम बोलोगे सर आपने शेल में भी तो कुछ सब शेल्स बताए थे, वो भी तो ऐसे थे 1 3 5 7। मैं कह रहा हूँ हाँ, और मैं उन सब शेल में भी एक 1 3 5 7 नहीं था, वहाँ पे तो 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट सब शेल में फर्स्ट शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, और ऐसे समझो इसको, के में 1 था, एल में 2 थे, मैंने गलत लिखा है शायद, हाँ, KLMN 3 और ये 4, तो गलती से मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है, इसको सही कर लेने का। तो पहला शेल होगा तो एक सब शेल, उसमें दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, ठीक है जी। अच्छा, डी सब शेल होगा तो 5 ऑर्बिटल होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब 5 ऑर्बिटल होंगे तो उनको कैसे दिखाएंगे भाई हम, 5 ऑर्बिटल होंगे तो कैसे दिखाएंगे उनको, ऐसे जैसे भी यहाँ पे बनाया है, इसको एक्सटेंड कर दो भाई, इसको एक्सटेंड कर दो। कैसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे ये टका टक, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इनके पाँचों के पाँचों बनाने हैं, तो यहाँ पर लिख लो, ये जो डिनोट किए जाते हैं वो डिनोट किए जाते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 एंड DZ2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इन पाँचों को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कहते हैं कि ये जो 3 हैं इन्हें कहते हैं हम एक्शियल, और एक्शियल नहीं है, ये नॉन एक्शियल है, ये नॉन एक्शियल है, और ये दोनों कैसे हैं, एक्शियल है। तो ये एक्शियल नॉन एक्शियल क्या है, ये समझो। ये जो एक्शियल होते हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग लेटे होते हैं, उनके लोब, ये जो गोला गोला बनाया था ना मैंने, अभी बता दूंगा लोब क्या होता है। उनके लोब्स एक्सिस के अलॉन्ग लेटे होते हैं, और जो नॉन एक्शियल होते हैं उनके लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं। इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, पहले मैं इनका शेप बनाया था सारे के सारे। देखो भाई, DXY की बात करते हैं, ठीक है। इसमें मैं थर्ड वाला नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, तो इसमें ये एक्स है अगर, और ये वाई है, तो अगर मेरे जो लोब्स हैं वो ऐसे हैं इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो मैं क्या कहूँगा इसको DXY। और ये किस कैटेगरी में आया, नॉन एक्सियल में। अगर सेम वे, अगर ऐसा करते हैं, पहले ना सारे के सारे वो बना लेते हैं, ये वाले जो दोनों के तीनों हैं, दीज आर नॉन एक्शियल एंड दीज आर कॉल्ड एक्शियल, ठीक है जी। इसमें ये समझो कि ये तो XY था, ये Y है और ये Z है, और ये X है और ये Z है, ये वाला X है और ये Y है, और ये तो बाकी छोड़ो, ये सिर्फ Z है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, Y क्योंकि नॉन एक्शियल है तो इनके बीच में आना चाहिए, और ये क्या आना चाहिए, इनके बीच, ये इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नॉन एक्शियल है, एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। अच्छा, ये एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्शियल है, तो एक लोब इसका इधर होगा, दूसरा लोब इधर होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई नहीं, ठीक है, इनका शेप डंबल होता है, डबल डंबल, इनका शेप डबल डंबल होता है। डबल डंबल मतलब भाई एक डंबल में तो 2 लोब थे, तो 2 डंबल में कितने होंगे, 4 लोब, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो सारे के सारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, अलॉन्ग द एक्सिस, ये आ गया। अच्छा, Z2 जो होता है, DZ2, ये एक यूनिक सा होता है, ठीक है। इसमें जुन्यूना टाइप होता है, ठीक, जुन्यूना टाइप कैसा कि Z2 के अलॉन्ग, Z के अलॉन्ग तो एक लोब होता है, लेकिन दूसरा लोब नहीं होता, दूसरा क्या होता है, एक रिंग होता है जो कि इसके अराउंड होता है, ठीक है। तो इसके अराउंड एक रिंग रहेगा, ठीक। उस रिंग में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, बट दैट विल नॉट बी अलॉन्ग एनी एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज YZ एंड दिस इज DXZ, दिस इज DX2Y2 एंड दिस इज DZ2, ठीक है। ये तुम्हारा सारे के सारे शेप्स हो गए। इसमें लिखो, दोबारा से लिखो, ये सबसे ऑप्शन सब लिख लिया, इसमें लिख लेना द शेप इज़ अ डबल डंबल, द शेप इज़ अ डबल डंबल, ठीक है। नॉन एक्शियल के बारे में लिख लो, नॉन एक्शियल के बारे में लिख लो, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स इन विच
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इन विच द लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, द लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, द लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस। ठीक है जी। और एक्सियल के लिए लिख लो ऑर्बिटल्स इन विच, या दोज ऑर्बिटल्स इन विच द लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में होता है और इसको हम बोलते हैं बेबी सूदर, इसलिए तो मैंने वो झुनझुने की बात करी थी। ये झुनझुने जैसा दिखता है तो इसको बेबी सूदर ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है। एफ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फोर्थ टाइप इज द एफ सबशेल, तो उसके ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, तो वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। होता है उसमें कि उसमें किसी में 3 नंबर्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है और अपने को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तो अपन उसको बनाते नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, मतलब इन जनरल इट इज़ कॉल्ड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो थोड़ा लीफ लाइक होता है, ये लिख सकते हो तुम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखोगे? 3 यार 5D आना था यहाँ पे। तो एफ सबशेल जो होगा, एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल्स होंगे। 7 का मतलब हो गया ऐसे। ठीक है। इनकी नंबरिंग, ये जो एक्सियल नॉन एक्सियल, ये सब नंबरिंग करने की भी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। 7 होंगे, इतना हमें जानना ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब तो यही 2 चीज़ें ध्यान सकते हो तुम। एक सबशेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं सबके लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चाहो तो तुम इंडिविजुअली सब में लिख लेना एक एक करके। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे तुमने देख रहे हो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7। अच्छा, एक ऑर्बिटल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सबशेल कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर, तो ये कितने हैं टोटल? 7, और हर एक में 2 आ सकते हैं, टोटल कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकते हैं? 14। अगर मैं इसी तरीके से, ये तो एफ हो गया, अगर मैं डी के लिए लिखूँ तो डी में क्या है भाई? डी में 2 3 4। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इंटू 2 10। ठीक है। पी में कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो पी में 3 का मतलब क्या हुआ? 3 दूनी 6, 3 2 6। ठीक, और एस में तो 2 आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें शॉर्ट सी हेडिंग डाल लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द सबशेल, ये SPDF बना लो और इसमें लिख लो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, ये हेडिंग डालो, नोड्स एंड नोडल प्लेन। नोड क्या होता है भाई? मैं बता चुका हूँ। नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, हालांकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ स्पेसिस होते हैं ऐसे जहाँ पे ये 0 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो लिखो नोड्स एंड नोडल प्लेन, हेडिंग डाल लेना और उसमें लिखना नोड। नोड क्या होता है? नोड इज, लिखो, दैट रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability density, where the probability of finding an electron is 0, is nil। ठीक है, तो या where there is no probability of finding an electron। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? नोड की तुम डेफिनेशन लिख चुके हो, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। साई मॉड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो साई मॉड का स्क्वायर 0 होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तुम देखोगे, ये मान लो x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और यहाँ पर z एक्सिस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? px। ठीक, इसमें अगर तुम देखो ये जो y डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में क्या है? साई स्क्वायर 0 है। इस z डायरेक्शन में क्या है? साई स्क्वायर 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम x, y और z की बात करो, हालांकि मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, मैं आई थिंक आई शुड मेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये y एक्सिस की तरफ है तो इसमें मैं कहूँगा ये py है। इसमें जो x डायरेक्शन है वहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब इसमें इस तरफ साई x ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको साई y स्क्वायर कर लो, इसको साई z स्क्वायर कर लो।
इसमें मॉड साई, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से तुम z का भी बना सकते हो, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट चलो यार बना ही देते मैंने, वी आर एट इट, ठीक है। ये y है, ये x है और एक ये z है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये pz कहलाएगा, यहाँ पर साई स्क्वायर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर साई मॉड का स्क्वायर y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अलॉन्ग द y एक्सिस लिखना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम, ये जो मैं लिख रहा हूँ हालांकि इस तरीके से लिखना एक्जैक्टली करेक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो यू कि y डायरेक्शन की बात हो रही है और x डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल अबाउट नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स कौन से हुए? नोडल प्लेन हुए तुम्हारे NP। नोडल प्लेन को वो वाले प्लेन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो लिखो प्लेन्स वेयर probability of finding an electron is 0। वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। अगर मैं S की बात करूँ तो S हमेशा एक स्फीयर होता है, तो यहाँ पे क्या कभी ऐसा कोई प्लेन मिल सकता है या कोई डायरेक्शन मिल सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो? नेवर। गॉट दिस? यहाँ पर लेकिन देखो, अगर तुम्हें x के अराउंड उसे रखा है, लेट्स से कि ये x है, तो ये जो YZ प्लेन है, ठीक है ना, ये जो YZ प्लेन है, ठीक है, ये जो YZ प्लेन है, दिस प्लेन, ऐसे समझो इसको, या इसको, ये YZ प्लेन हो गया तुम्हारा, ठीक है। और x एक्सिस कैसा है? x एक्सिस इज लाइक दिस, तो ये दो लोब्स हो गए, ठीक है, ये x एक्सिस के लोब्स हो गए जो मेरे दोनों हाथ हैं, और ये तुम्हारा प्लेन हो गया YZ प्लेन। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, ठीक। इसलिए हम कहेंगे कि नोडल प्लेन इन दिस केस NP इज YZ प्लेन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख चुके हो तुम। अच्छा, अगर PY है तो यहाँ पे प्लेन क्या हो गया? XZ प्लेन, और यहाँ पे और Z हो गया तो XY प्लेन, ठीक है। तो आर वी क्लियर? ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नोड्स। अब टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। तो लिखो इसमें रेडियल नोड्स, नोड्स which are spherical in shape, ठीक है। तो ये Rn हमेशा इक्वल होगा n-l-1 के, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी अपना टाइम आज का हो चुका है। इसमें लिखो एंगुलर नोड्स के लिए, एंगुलर नोड्स विच आर एंगुलर इन शेप, लिखो नहीं, एंगुलर इन नेचर नॉट शेप, विच आर एंगुलर इन नेचर, ठीक है। एंड दे आर ऑलवेज अलोंग अ लाइन और अ प्लेन, तो अगर मान लो इसमें ये जो XZ प्लेन का नोडल प्लेन है वो तुम्हारे एंगुलर नोड में काउंट होगा, ठीक है। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि एंगुलर नोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू L, और जो NP होते हैं दैट दे आर ऑल्सो इक्वल टू L, ठीक है जी। तो टोटल नोड्स जो होते हैं ये भी इसी के जैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई अलग टाइप के नोड्स हैं, ये हमने उनके पॉइंट्स या स्पेस और प्लेन्स के बेसिस पे उसको वो करा, और ये शेप्स के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो कभी भी अगर टोटल नोड्स की वो बात करेगा तो टोटल नोड्स विल बी इक्वल टू AN प्लस RN, ठीक है, क्या आएगा L प्लस N माइनस L माइनस 1 इक्वल टू N माइनस 1। हमेशा टोटल नोड्स इसके इक्वल होंगे। इस पर क्वेश्चन आए हैं JEE में भी, तुम्हारे स्कूल में भी आएंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिख लो इसमें टोटल नोड्स विल बी, ठीक है, लिखना क्या है तो सामने लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई थिंक वी विल से टाटा एंड बाय बाय फॉर टुडे, ठीक। तो यहाँ पर हम रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड एंड नोडल प्लेन्स, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उनको देखो, यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, ठीक है, 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, 1s में n कितना हुआ? 1, s मतलब l इक्वल्स टू 0, तो n 1 माइनस 1 0 माइनस 1, ये कितना आ गया? 0। l कितना है यहाँ पे? 0। टोटल कितने हो गए? 0। ये कितना हो गया? NP, क्योंकि ये भी l के इक्वल हो तो ये 0 आ गया, ठीक है। 2s की बात कर लेते हैं, n कितना है यहाँ पे? 2 माइनस l 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। an फिर से 0 होगा क्योंकि ये l के लिए है, NP भी l के इक्वल होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं 2p की। 2p में क्या है? n माइनस l माइनस 1, सीधे फॉर्मूला लगाने और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं,
n इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू 1, ये -1 और ये -1, मतलब l इक्वल टू 1 आया है, ये 1 आया तो ये भी 1 है, ये इक्वल टू 0 हो गया, देखो तो ये 1 आ चुका है, ये 0 + 1 1 हो जाएगा और ये भी l के इक्वल है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1s 2s 2p हो गया, 3s की बात कर लेते हैं। 3s में क्या है, 3 माइनस s के मतलब l की वैल्यू 0 -1 ये इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पे ये तो 0 आ गया, ये 0 + 2 2 आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है, अच्छा और 3d की बात करते हैं। 3d 3 तो n हो गया, d का मतलब 2 हो गया और ये 1 इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है जी, और ये 0 आ चुका है और d के लिए l की वैल्यू थी 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 0 + 2 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 3d। अच्छा अब बात करते हैं 4f की। 4f में क्या है, ये 4 है और ये -3 है और ये -1 है, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 होगा क्योंकि 3 + 0 3 होता है। ठीक है, अच्छा और एक और है बस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें क्या है 4 नहीं है, ये 6 है। अच्छा p का मतलब क्या हुआ 1 और ये 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1 4 5 4 1 5 और ये 1 हो गया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एंगुलर नोड्स बिल्कुल भी नहीं होते इसमें देयर आर नो एंगुलर नोड्स एवर। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, मैंने अभी पहले भी बोला था स्फेरिकल होता है, इस वजह से उसमें एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे जो भी जैसे डी कैसा है, डी इज़ दी 3D इज़ दी फर्स्ट इन द डी सीरीज़ का फर्स्ट होता है डी, इसमें 0 है, देखो रेडियल नोड। ये f फोर्थ वाले मतलब 4f सीरीज़ का फर्स्ट होता है, इसमें भी 0 है, इसमें देखो 2 है, 2p है। ठीक है, 2p सीरीज़ का फर्स्ट होता है, फर्स्ट सबशेल हुआ ना ये p सीरीज़ का, ये d सीरीज़ का फर्स्ट सबशेल हुआ, ये f सीरीज़ का फर्स्ट सबशेल हुआ, तो हमेशा फर्स्ट सबशेल में 0 रेडियल नोड्स होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे मैं रेडियल नोड्स की बात करता हूँ, तो रेडियल नोड्स कहाँ पे मिलेंगे, रेडियल नोड्स लोब्स में मिलेंगे और तुम्हारा स्फीयर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे 1s है, ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, जो स्फीयर मैंने जो यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर ही मोस्टली 90-95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जस्ट टू शो द डेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, पास में काफ़ी ज़्यादा होगी और दूर दूर में कम होगी। ठीक है, तो गॉट इट। नाउ इसमें मैं तुमसे पूछूं कितने रेडियल नोड्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने बनाया भी नहीं है कोई, और अगर हम रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड कितने आएंगे इसमें, n 1 है इसका। ठीक है, माइनस s क्या होगा, s के लिए l इक्वल टू 0 -1 0 आ चुका है, तो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट 2s कैसा होगा, तो इसमें ये वाला एरिया, मैं अभी डॉट डॉट नहीं बना रहा हूँ, ये वाला एरिया तुम्हारा पॉपुलेटेड होगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया तुम्हारा पॉपुलेटेड होगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव होगी। ठीक है, ये जो है ये खाली स्पेस, दिस विल बी द स्पेस इन विच देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर साई मॉड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, दिस इज योर रेडियल नोड। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियल नोड होगा, यही तुम्हारा रेडियल नोड है। इक्वल टू कितना होगा, देखो 2 - 0 - 1 एक रेडियल नोड है। ठीक है, हालांकि इतना बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होता, जब इसका तुम डॉट वाला डायग्राम देखोगे ना, तो क्या होता है, यहाँ ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, धीमे धीमे कम होते होते एक पॉइंट में बिल्कुल मिनिमम हो जाती है और फिर वहाँ से फिर बढ़ने लग जाती है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, अभी इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज़, वैसे तो ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं, आगे मैं 3 ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3s की, तो 3s के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो बोले सारे 5 स्फीयर कैसे, तो ये देखो, इसमें ये जो पार्ट है ये तुम्हारा भरा हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ये वाइट वाले में नहीं होगा, फिर ये लास्ट वाले में होगा। ठीक है, तो बीच में तुम्हें दिख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रेडियल नोड्स हैं, है ना, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, कि ये 2 रेडियल नोड्स के इक्वल टू, देख लो ये किसका है, 3s का, 3 - 0 - 1 2। क्लियर होगी भाई बात।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो रेडियल नोड्स थे। एस ब्लॉक में लिख लेना कि एस ऑर्बिटल्स में सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं, देयर आर नो एंगुलर नोड्स और नो नोडल प्लेन्स, ठीक है, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स नहीं होंगे। क्लियर होगी बात, देख लो चाहे यहाँ पे, गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोडल प्लेन्स इन पीएक्स, ठीक है, या ऐसे करते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज x, दैट दिस इज y एंड देन दिस इज z, सेम वे x, y और z, ठीक है, x, y और z, गॉट इट, ठीक है। अब px की अगर हम बात करें तो px कैसे बनेगा भाई, px विल बी अलॉन्ग x एक्सिस, तो इट विल बी लाइक दिस, इसके दो लोब्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो दो लोब्स ऐसे हुए। अच्छा, इनके बीच में जो प्लेन है दैट विल बी द एक वाई जेड प्लेन। तो देखो ये पी एक्स है, अगर मैं इसके नोडल प्लेन की बात करूं तो कौन सा होगा, एक्स को छोड़ के बाकी दोनों, एक्स वाई जेड तीन है ना, तो एक्स को हटा दो तो कौन से बचे, वाई और जेड, तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। सेम वे यहाँ पर पी वाई की बात हो रही है, पी वाई कैसा होगा, ठीक है, पी वाई है ये, तो ये वाई के अलॉन्ग है, तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा, y हटा दो, कौन सा होगा, x z प्लेन, ठीक है। अब हाँ कौन सा था, तीसरा वाला ये, इसमें z के अलॉन्ग है, क्योंकि ये pz है तो हम कह सकते हैं दैट इसका नोडल प्लेन हो गया xy प्लेन, ठीक है। जिसकी भी हम बात करेंगे उसको हटा दो, बाकी जो दो बचे हैं उसका प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर की बात, तो इसमें भी तुम देखोगे यहाँ पे नोडल प्लेन्स हैं, ठीक। इसमें अगर तुम 2p बनाते हो, 3p बनाते हो, 4p बनाते हो, तो 2p में नो रेडियल नोड्स, 3p में इसी तरीके से नोड्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी अंदर एक नोड आएगा, यहाँ पे भी अंदर एक नोड आएगा, इस तरीके से नोड्स आते चले जाएंगे। 3p में एक होगा, 4p में दो होगा, 5p में तीन हो जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गई बात, ओके। लेट्स टॉक अबाउट अदर नोडल प्लेन्स, ठीक है जी। लेट्स से यहाँ पे बनेगा तो है नहीं, लेट्स रब दिस ऑफ, ठीक है। डी के लिए देख लेते हैं, अगर मैं डी के लिए बनाता हूँ, हाँ भाई देखो, ये वाला मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में लोब्स अगर इन दोनों के बीच में हैं तो क्या कहता हूँ मैं इनको, ये नॉन एक्सियल है ना, ये क्या हुआ, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर दो एंगुलर प्लेन्स है, क्योंकि देखो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, दैट मीन्स 2 एंगुलर नोड्स होने चाहिए, या 2 क्या कहते हैं दिस नोडल प्लेन्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, जेड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये दोनों प्लेन्स हैं जो जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लोब नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन पी नोडल प्लेन्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो x और y है ना, तो तीसरे से मिला दो, एक तो हो जाएगा एक्स जेड और एक हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स वाई, अभी एक्स वाई जेड, ठीक है, y और z मान लो इसको, ठीक है, x ऐसा है, ठीक, यहाँ पर तुम्हारे पास ये 4 लोब्स हैं, ठीक। इसमें क्या करना है, एक्स वाई और एक्स जेड, तो एक्स वाई ये क्या है, डी वाई जेड है, और नोडल प्लेन्स इसमें हैं एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसको जेड और एक्स रखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज डी एक्स जेड, अच्छा नोडल प्लेन्स यहाँ पे क्या आएंगे, देखो भाई ये अगेन, ठीक, नोडल प्लेन्स विल बी इक्वल टू एक्स नहीं एक्स वाई राइट एंड वाई जेड, ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है इन दोनों में उसके साथ प्लेन बनेंगे। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, छोटा बन गया है थोड़ा, इसको बड़ा बना लो, ठीक। तो ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, इस वाले में देखो ध्यान से,
ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे है। तो तुम अगर एक्स जेड प्लेन लेते हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुम वाई जेड प्लेन लेते हो तो वहाँ पे प्रेजेंट है, और एक्स वाई पे तो प्रेजेंट है ही। तो ये तीनों जो हमने लिए हैं इसमें तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ही, तो यहाँ पे तो ये तीनों तो नोडल प्लेन नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ विच इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस, ये जो एंगल है 45 डिग्रीज़ है और ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्रीज़ है, मतलब दो प्लेन जो कि एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्रीज़ पे हैं, दे आर नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन में क्या लिखूंगा, टू प्लेन्स एट 45 डिग्रीज टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसके नोडल प्लेन्स हो गए। ठीक, अच्छा अब लास्ट वाला जो बचता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, इनफैक्ट इसमें ये वाला एक्सिस रहने दो, एक्सिस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ जेड एक्सिस है तुम्हारे पास। ठीक है, और जो तुम्हारा ऐसा होता है एंड देयर इज दिस, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी तुम डी जेड स्क्वायर को देखो तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पे ये रिंग है, तो एक्स वाई प्लेन तो नहीं हुआ, और अगर तुम एक्स जेड और वाई जेड प्लेन लोगे तो उस पर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड या एक्स वाई वाई जेड इन एक्स जेड, ये तीनों प्लेन्स में कहीं पे भी तुम्हें नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और कोई तरीका भी नहीं है, तुम किसी भी एंगल से काटो भी तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नोडल प्लेन्स, तो इसको लिख सकते हो ऐसे कि डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन्स नहीं होते। यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, जैसे अगर तुमने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, वो है ना, वो कोनिकल जो होती हैं, तुम दो बर्थडे कैप्स को उनके कोन का जो पॉइंट होता है उससे जोड़ दो तो एक कोन ऐसा हो जाएगा और एक कोन ऐसा, है ना। कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा बनाने की, ठीक है, इस तरीके से एक कोन ऐसा, इस तरीके से एक कोन ऐसा, ठीक है। ये बर्थडे कैप जैसे दो लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं, दीज आर द प्लेन्स ऑन विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये क्लियर रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए तुमको, ठीक। थ्री डायमेंशनली इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसमें लिख दो, इवन दो द फॉर्मूला फॉर नोडल प्लेन्स, even though the formula for nodal planes gives two या suggests two nodal planes in dz square, two nodal planes in dz square, but it has no nodal planes, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें लिख लो the only d orbital with a it is a only d orbital with a without a nodal plane, और इसमें दो कोन्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस पे ऐसे करके लिख लेते हैं, कोन्स वेयर साई मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ये तुम्हारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा एक चीज़ और है, ये ध्यान रखना है, आगे भी काम आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, कि तुम्हारा जो जेड एक्सिस होता है यूजुअली, जैसे इसमें, अच्छा तो मिटा दिया मैंने, पी एक्स पी वाई पी जेड है ना, तो हम किसी को भी एक को मान सकते थे कि उसके अलॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है ना। तो हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, बट फॉर द टाइमिंग लिख लो, तुम्हें आगे काम आएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको कि z axis is the internuclear axis, z axis is the internuclear axis, internuclear axis, and अब देखो x हो या y हो या z हो, है ना, px py pz, तो p के लिए m की वैल्यूज़ क्या होती है, -1 0 और 1, है ना। और हमने ये मैंने पहले भी कहा है कि -1 0 और 1 ये वैल्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है x y z डायरेक्शन से या पी एक्स पी वाई पी जेड से, है ना। कोई सी भी वैल्यू किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। मैं किसी टाइम पे कह सकता हूँ दैट पी एक्स रिप्रेजेंट्स -1, किसी टाइम पे कह सकता हूँ पी एक्स रिप्रेजेंट्स 1, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कन्वेंशन हम फॉलो कर लेते हैं। एक्चुअली में हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम एक चूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट वी डू इज, ये इसी पॉइंट पर लिख लेना कि एक तो जेड एक्सिस जो है तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और m इक्वल्स टू 0 जो होता है, ये हम असाइन कर देते हैं पी जेड को, ठीक है। जो z वाले हैं उनको हम ये असाइन कर देते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साई फंक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिखो साई फंक्शन ऐसे, साई फंक्शन एंड ग्राफिकल या ग्राफ्स ऑफ साई वर्सेस आर, साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर
एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो साई फंक्शन की बात सबसे पहले करते हैं। साई फंक्शन है क्या? ठीक है, साई फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, वैसे तो तुम तो शिव जी का त्रिशूल है, मतलब समझ लो बस। तो साई फंक्शन को मैंने तुम्हें बताया था ऐसा कुछ होता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z। ठीक है, तो ये गलत है, ये मैंने उस वक्त भी बोला था। ये मैं तुमको एक तरीके से बस एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था कि जो साई फंक्शन है उसके 3 डायमेंशन है ना। तो x, y, z, हालांकि x, y, z कौन से होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम इस तरीके से नहीं, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को या किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का स्पेस में, 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है जी, अगर मान लो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनली एक पॉइंट है, ये x y z प्लेन पे नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? स्पेस में है कहीं पे, ये स्पेस में है कहीं पे पॉइंट। ठीक, ओके। नाउ लेट्स से कि z से इसका एंगल, यही कह लो इसकी, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, अच्छा, इसका एंगल जो है z के साथ में वो थीटा डिग्रीज है, या थीटा रेडियन, जैसे ही बोलना चाहोगे। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये, चलो देखते हैं। कुछ तो मिस्टेक हो गया गलती से। ओके, इस तरीके से समझ लो इसको। ठीक है, और आर ये पॉइंट P है, इसको अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स डालने हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, और जो ये एंगल है ये फाई होता है। तो देखो, जो आर का उस z एक्सिस के साथ है वो थीटा है, और इसी आर का जो तुम्हारे इस आर के प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो फाई है। ठीक है, तो लिखो इसमें साई जो होता है, साई के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियल पार्ट होता है, रेडियल पार्ट, और ये दोनों जो हैं, ये और ये तुम्हारा होता है एंगुलर पार्ट। तुम अगर देखो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D स्पेस में मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए थे, x, y और z, है ना। तो 3 अननोन्स थे, या 3 नोन्स कह सकते हो। यहाँ पर भी 3 ही है, यहाँ पर एक लेंथ है और 2 एंगल्स हैं, लेकिन है 3 ही। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एनी पॉइंट कैन बी शोन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल। तो कोई भी फंक्शन जो हो, चाहे वो x, y, z का हो, ठीक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। थीटा, नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो लिखो psi the wave function is the product of psi, the wave function is the product of the radial wave function and the angular wave function, the radial wave function and the angular wave function। ठीक है, ओके, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लेना, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, साई क्या क्या बताता है हमको? साई टेल्स अस अबाउट द एनर्जी, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो लिख लो, साई टेल्स अस अबाउट एनर्जी, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, ये भाई साहब हैं, ये हमें साइज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब हमें शेप के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो लिख लो, ये इनफैक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते चले जाओ। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये रिप्रेजेंट होता है N और L से, नहीं एक मिनट, ये तो तीनों से होता है, N से होता है, L से होता है और M से होता है, और ये होता है N और L से रिप्रेजेंट होता है ये, और ये L और M से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें N और L से, ये L और M से मिलेगी, इसके बारे में N और L से मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात?
गॉट इट। इसमें देख रहे हो ना तुम, ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो एम ओरिएंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एल तुम्हारा साइज जो शेप होगा उसकी बात करेगा, गॉट इट। तो साइज शेप हो गया, ये दोनों एन एल से और ये एल एम से, ठीक। और ये तुम्हारा रेडियल पार्ट होता है और ये तुम्हारा एंगुलर पार्ट होता है, ठीक। दिस इज योर रेडियल पार्ट, ये एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो ओके, शेप एंड ओरिएंटेशन लिख लेना, गॉट इट। ओके कूल, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अच्छा एक और चीज़ लिख लेते हैं। अगर मान लो मैं कहीं पे किसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ में, कोई वेव फंक्शन है नॉर्मल ऐसा, इसको मैं यूजुअली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एन और एल और एम वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की। मैं याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तीन क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल, अज़ाइमुथल एंड मैग्नेटिक, ये याद होगा। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे साई ऑफ 100 या सॉरी 10 नहीं, लेट्स से 420, ठीक है। 420 हो गया तो इसका एन की वैल्यू क्या हो गई 4, भाई एन इक्वल्स टू कितना हो गया 4, एल इक्वल्स टू 2 एंड एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। एन इक्वल्स टू 4 का मतलब तो 4 ही हो गया, फोर्थ शेल हो गया। एल इक्वल्स टू 2 मतलब डी और एम इक्वल्स टू मतलब z, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स 4dz²। तो ये पढ़ना आना चाहिए, अनपढ़ नहीं, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने 100 लिखा था तो उसका मतलब क्या हुआ 1s, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, गॉट दिस, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर तुम देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर तुम देखो तो जो तुम्हारा साई वर्सेस, या यूँ कह लो साई से पहले हम यहाँ पे ज़्यादा के नहीं देखेंगे, इन सब के देखेंगे हम, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल वाले हैं और ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल वाला है, ठीक है। ये वाला जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1s 2s 3s 2p ऑर्बिटल ब्ला ब्ला। अच्छा जी, अगर मैं साई बात करूँ तो हमारे पास क्या होते हैं साई वर्सेस आर, हमारे पास दूसरा होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो अगर तुम देखोगे इन तीनों का ग्राफ जो होगा, ठीक है, इन तीनों का ग्राफ दोनों वाले ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। और ये जो होगा इसका स्टार्ट फ्रॉम 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखोगे तो याद करने में आसानी रहेगी, गॉट दिस, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ये सारे के सारे ग्राफ्स, ठीक है। ठीक है जी, लेट्स सी। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ साई वर्सेस आर वाले, ठीक है। यार ये तो गलती से मिस्टेक हो गया रे, छोटे छोटे बनाते हैं, इतना बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसमें बनाने की, ठीक है। ये साई वर्सेस आर है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसा, देखो होगा स्टार्ट कहाँ से, इन्फिनिटी से, इतना क्लियर है, ओके। अच्छा, इसमें कोई नोड होता है, नोड का मतलब क्या, अगर ये साई है और ये आर है, जहाँ पर साई स्क्वायर 0 होगा वहाँ पर साई भी तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो साई जहाँ पर 0 हुआ मतलब वो नोड हुआ, क्लियर होगी बात, ग्राफिकली बोल रहा हूँ। साई अगर 0 हुआ तो ये वो नोड होगा, गॉट इट। अच्छा, तो साई यहाँ पर 0 नहीं है, साई क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, तो साई यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इस तरीके से ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो नोडल प्लेन, इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, इट गोज टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2s में एक नोड था, रेडियल नोड, तो ये स्टार्ट होगा वहीं से, ठीक है, लेकिन ये कट करेगा एक जगह पे और इस तरीके से फिर ये इन्फिनिटी को चला जाएगा,
क्लियर होगी बात? एक जगह पे, दूसरी बार नहीं कट करेगा, एक जगह कट करेगा, ये तुम्हारा नोड हो जाएगा। तो ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये 2p है। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ नीचे बनेंगे इसके 2p वाले, ये 3s वाले, ये 2s वाले, ये 1s वाला, ये 1s का ग्राफ हो गया। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? ये 2s का स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी से, एक नोड है तो इसने यहाँ पे कट किया और फिर उसके बाद ये इन्फिनिटी को चला गया। सेम वे 3s में कितने नोड्स होते हैं? 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे आया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और फिर इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी साई वर्सेस आर, ये सारे के सारे साई वर्सेस आर हैं। यहाँ पे साई वाई लिख लेना सब जगह, साई आर, साई आर, साई आर। अच्छा, अब पी की बात करते हैं। पी को हमने देखा है कि भाई पी कैसा होता है, ये तुम्हारा ओरिजिन होता है, न्यूक्लियस यहीं रखा होता है। अगर न्यूक्लियस पे मैं देखूँ तो 0 प्रोबेबिलिटी है ना, तो 0 प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे साई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और इट स्टार्ट होके इट विल गो लाइक दिस, क्योंकि इसका कोई नोड है होता नहीं है, इसमें नोड नहीं होते, कहीं पे कट करेगा नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और फिर ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, नाउ साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, इसी को बस पलट देना है। पलटने का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, यहाँ पर जो भी नेगेटिव होगा वो सब पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं, बस वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे अगर तुम देखो दिस यार ये जो है ये इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ही आता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई, ठीक, यहाँ पर देखो ये स्टार्ट तो यहीं से होगा, लेकिन एक किंक आएगा, फिर ऐसे उछल के फिर से जाएगा, सॉरी ऐसे उछल के फिर से इट विल गो टू इन्फिनिटी। ये जो है ये तुम्हारा नोड हो गया। ठीक, इसकी अगर तुम बात करो, ये फिर से यहाँ से आएगा, यहाँ पे एक किंक होगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे करके ये आते, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये 2 जगह पे ऐसे टच करके फिर ये इन्फिनिटी को भाग जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी को भाग जाएगा। क्लियर होगी भाई बात ये? तो क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर आर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये वाला लास्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये आएगा ऐसे ही। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सारे नोड्स हैं, ये नोड है, ये दोनों नोड्स हैं, ये दोनों नोड्स हैं, ये नोड है। यहाँ पे सब जगह नोड्स लिख लेना भाई। ठीक है, तो लिख लेना यार तुम लोग, ये और ये नोड, ये और ये नोड, ये नोड। ठीक है, तो बाकी और किसी में नोड नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वाले। ठीक है जी, तो अब देखते हैं लास्ट वन। ठीक है, बस अब हम इस पर फिर देख लेते हैं। इसमें देखो आर, ये क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर साई, आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। साई जो है, ठीक है, साई तुम्हारा ये हो गया। इससे अगर मैं आर को मल्टीप्लाई, आर क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये सारे के सारे अब स्टार्ट होंगे 0 से। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 0 से। अच्छा, ये कहीं पर कट करेगा इसको? नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसने कट किया और यहाँ से उठते हुए फिर ये एक बारी ऐसे चला जाएगा। क्लियर होगी बात? 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर का फिगर ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पर ये 0 से शुरू होगा और एक जगह पे कट करेगा, यहाँ कट करेगा मतलब टच करेगा और फिर से ऐसे भाग जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। ठीक है, अगेन ये वाला ग्राफ किसका हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। इस वाले में क्या है? एक तो 0 इस ये पॉइंट हो गया और 2 तुम्हारे किंग्स और हैं। तो एक ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा और फिर ऐसे चलाएगा। तो तुम देख रहे हो लगातार ये बढ़ता जा रहा है तीनों में। ठीक है, ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट भी नोड हो गया। ठीक है ना, नोड। और ये हो गया तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे के सारे ग्राफ्स हो गए। बहुत ही उम्दा ग्राफ नहीं बनाए मैंने कि बिल्कुल एकदम ड्राइंग मास्टर हो गया हूँ मैं, लेकिन यू नीड टू क्रिएट देम वेल। और ये ध्यान रखने हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे
इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। सो गुड इनफ, ओके, ठीक है। एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं बस, देन वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। ये है कि 4πr² जो होता है, इट्स समवट लाइक दिस, कि मान लो अगर हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, तो स्फेरिकली मान लो ये जो वॉल्यूम, ये जो है ये dr है, ठीक है, dr है, तो ये थिकनेस dr है, ये थिकनेस dr है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, ये एक सेकंड रुक जाओ, ये डिस्टेंस r है, तो इसका सरफेस एरिया 4πr² इंटू dr होता है, मतलब इसका सरफेस एरिया तो 4πr² है, अगर मैं उसे dr से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था जो साइज का मॉड स्क्वायर होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी डेंसिटी आ जाएगी, तो 4πr² साइज स्क्वायर dr, ठीक है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इतनी सी वॉल्यूम फॉर दिस। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ की है, ठीक है, 4πr² साइज स्क्वायर। इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो जी।